आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, सारी चीजों को देखेंगे। तो सिंपल सा हम आइए विदाउट डिले चैप्टर को हम कर लेते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लब, क्लब का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा क्लब का मतलब? क्लब का मतलब क्या होता है बताओ? क्लब का मतलब होता है जोड़ना, डिस्को नहीं, जोड़ना। ठीक है, क्लब का मतलब जोड़ना। ऑफ इनकम, ये सेक्शन पहले नहीं था, गवर्नमेंट को लाना पड़ा, क्योंकि जितने कानून बनते हैं ना वो स्टार्टिंग से होते नहीं हैं। जब वो घटनाएं घट जाती है, हैपनिंग हो जाता है, तो गवर्नमेंट को लगता है इसके ऊपर हमें लॉ बना लेना चाहिए। तो ऐसे ही यहां पे हुआ। तो ये सेक्शन यहां पे हम 61 से लेके जो क्लबिंग ऑफ इनकम है, इसके अंदर 61 से लेके 64 तक के सेक्शन को कवर करते हैं हम। 60 से सॉरी 65 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ 64 तक ही है। 5 सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने शायद गाइडलाइंस वाले वीडियो देखे नहीं, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है गाइडलाइंस जो पीडीएफ है कि 65 सेक्शन नहीं है सिलेबस में। आइए, होता क्या था, मान लो एक व्यक्ति है, मिस्टर राम, और इसका कोई भी रिलेटिव, मान लेते हैं मिसेस राम, यानी इसकी वाइफ। नॉर्मली आप सभी को पता है, स्लैब रेट के हिसाब से अगर न्यू रिज्यूम में जाते हो तो कमेंट में आना चाहिए मुझे कि कितने रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना। अगर न्यू रिज्यूम में हो तो कितने रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना, बताइए फटाफट कमेंट में, कितने रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना? 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको टैक्स नहीं भरना होता? प्रेम का है 7 लाख, 3 लाख, कुछ बच्चों का 3 लाख है वो भी ठीक है, और कुछ बच्चों का 7 लाख है वो भी ठीक है। मैं अगर मोटा मोटी बात करूं तो 3 लाख आप विदाउट रिबेट वगैरह की बात कर रहे हो, और 7 लाख वाले विद रिबेट की बात कर रहे हैं। तो भैया मैं 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। अब मिस्टर राम जो है वो जॉब करते हैं, मिस्टर राम क्या करते हैं, जॉब, और यहां से इनकी इनकम है 6 लाख, और मिस्टर राम के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, घर, और इस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, इस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम जो है वो आती है 2 लाख। तो मिस्टर राम की टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम क्या बनी, 6 लाख सैलरी से और 2 लाख, तो टोटल इनकम कितनी बन गई, 8 लाख। अब पता है इसे 7 लाख तक माफ है, तो 8 लाख पे कितना टैक्स देना होगा? पहले 3 लाख तक जीरो, उसके बाद क्या स्लैब चलता है, 3 से कितना, 3 से 5 थोड़ी है, 3 से, बताओ आगे फटाफट। स्लैब रेट में 3 लाख तक जीरो है, 3 लाख से कितने तक, 5%। 5% कहां से कहां तक है बताओ, 5% बताइए भाई। ये चीजें कितने, यानी नेक्स्ट 3 लाख, यानी यहां पे 15, फिर लगेगा 10%, कहां तक, फिर से 9, यानी 3 लाख, 30 हजार, कितने हो गए, 9 लाख हो गए ना। तो लेकिन मेरा इनकम तो 8 लाख है भाई, तो मैं इसको यहीं पे रोक दूं, 2 लाख पे 20 हजार,
तो उसको 35,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो मिस्टर राम को 35,000 रुपए टैक्स और इसके ऊपर और क्या देना है, एजुकेशन एंड सरचार्ज, जो कि कितना होता है साहब, ये होता है 3%। मतलब इतना टैक्स देना पड़ेगा इसको। और 35,000 रुपए नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट नहीं है आपको बोले 35,000 रुपए ऐसे वैसे इधर उधर कर दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना जब तक उसे कुछ बदले में ना मिले वो पैसे देना चाहता ही नहीं है। तो आप खुद सोचो कि मैं बोलूं कि 35,000 रुपए इधर दे दो, तो आप सोचो यार 35,000 रुपए में तो एक मोबाइल फोन ले लेता मैं। इसके पीछे कारण है आप क्यों नहीं टैक्स देना चाहते, आपको वो फैसिलिटी नहीं देती गवर्नमेंट, चाहे कितना भी बोल ले ना, आपको उस लेवल का हॉस्पिटल मिल रहा है, ना ही उस लेवल का आपको एजुकेशन फैसिलिटी है, चाहे कोई कितना भी कह ले, लेकिन नहीं है, वो आप भी जानते हो। तो अगर आपसे हॉस्पिटल फ्री कर दे, वो सारी चीजें कर दे, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि भैया हाँ हम पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल पे खर्च नहीं हो रहा, या स्कूल पे खर्च नहीं हो रहा, या कॉलेज पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन बहुत कमियां हैं अभी भी। तो सर अब इसका दिमाग थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार मैं कैसे कैसे करके सरकार को टैक्स ना दूं। इसने क्या करा, इसने चालाकी से बोला कि ये 2 लाख रुपए सीधा सीधा अपने वाइफ के अकाउंट में डलवा दिए, और अब ये सरकार को बोलता है मेरी इनकम जो है वो कितनी है, 6 लाख, और इसके वाइफ की इनकम कितनी हो गई, 2 लाख। क्या रूल के हिसाब से इसकी वाइफ को टैक्स देना होगा, मुझे हाँ या ना बताओ, क्या इसकी वाइफ 2 लाख रुपए पे टैक्स भरेगी या एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा सर। क्या मिस्टर राम अपने 6 लाख के इनकम पे टैक्स भरेंगे या ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी यहां भी टैक्स नहीं और यहां भी टैक्स नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि इसने क्या करा, अपना टैक्स पूरा का पूरा बचा लिया, है ना। तो ये तो सीधी सी बात है, मैंने बताया अगर आपकी इनकम होगी तो भारत का, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा, सोचेगा या नहीं सोचेगा। आई हैव एन स्टूडेंट होल सेमेस्टर, हाउ टू स्टार्ट नवंबर, प्लीज हेल्प। ओके, प्रगति बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज कर लेंगे डिस्कस जैसे जैसे टाइम मिलता है। हाँ जी, तो यहां तक आप बताइए, हर किसी का इतना दिमाग चलता है यार। तो यहां पे गवर्नमेंट को मैं बोलूं कि ऐसा कर रहा है, यार घर मेरे नाम पे है और इनकम किसके नाम पे है, वाइफ के नाम पे, तो ये बात हजम नहीं होगी। हो रही है हजम, बोलो ये तो भाई सरासर दिख रहा है कि आप टैक्स का क्या करना चाहते हो, चोरी करना चाहते हो, टैक्स को आप बचाना चाहते हो। तो गवर्नमेंट को एक सेक्शन लाना पड़ा और सेक्शन 60 लेके आना पड़ा। और जानते हो सेक्शन 60 में क्या लिखा, कि अगर कोई किसी को इनकम ट्रांसफर करेगा और एसेट्स नहीं ट्रांसफर करेगा, जैसे इसने किया, इनकम तो दे दिया लेकिन एसेट ट्रांसफर, तो जो इनकम है, जिसने लिया है इनकम, उसकी इनकम मानी ही नहीं जाएगी, जिसके नाम पे एसेट्स होगा उसी की इनकम मानी जाएगी। यानी इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, अगर कोई भी इनकम ट्रांसफर हुआ विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स तो इनकम विल बी क्लब, यानी जोड़ दिया जाएगा। क्लबिंग का मतलब जोड़ना था ना, इनकम किस में जोड़ा जाएगा, ट्रांसफरर के हाथ में। ये है हमारा ट्रांसफरर और ये है हमारा ट्रांसफरी। तो एक हो गया ट्रांसफरर और एक हो गया ट्रांसफरी। ट्रांसफरी जो ले रहा है और ट्रांसफरर जो दे रहा है। तो अब रूल के हिसाब से देखा जाए तो किसके इनकम टैक्सेबल माना जाएगा, मिस्टर राम की इनकम मानी जाएगी 8 लाख रुपए। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेंगे भैया राम तुम्हारी इनकम 8 लाख रुपए है और तुम्हें ही टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग।
तो आइए हमारा सेक्शन 60 स्टार्ट होता है। सेक्शन 60 क्या कहता है सर? इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर ऐसा हुआ तो इनकम विल बी एडिड, मैं सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं यहां पे, वैसे क्लब होना चाहिए, एडिड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ट्रांसफरर। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स सैलरी इनकम ₹9 लाख या ₹7 लाख एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम which was transferred to his wife ₹3 लाख। Calculate total income of Mr. X। आंसर बताओ यहां पे कमेंट में बताओ, मिस्टर एक्स का क्या होगा टोटल इनकम? मिस्टर एक्स का टोटल इनकम क्या होगा? फटाफट कमेंट में बता दीजिए। नेहा का कहना है 9 लाख। नेहा का अब 10 लाख आंसर आ चुका है। और जितने बच्चे लाइव है भाई, सबको आंसर देना है, टाइप करने के कोई चार्ज नहीं लगेंगे आपके। दीपिका 10, निहाल 10, प्रेम कुमार 10, वेरी वेरी गुड। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। सुमित का भी 10 और दिव्या ने भी दे दिया 10। तो हमारा आंसर होगा 7 लाख और प्लस कितने? 3 लाख। तो कितने लाख हो गए? 10 लाख इसकी इनकम मानी जाएगी। सर ये अगर ये सेक्शन नहीं बना होता तो क्या होता? इसकी इनकम कितनी होती? 7 लाख, वाइफ की 3 लाख, और दोनों टैक्स, मतलब टैक्स यहां पे चोरी करना आसान हो गया था। अंजलि कुमारी 7 लाख। नहीं अंजलि, 7 नहीं 10। यहां पे सही आंसर है 10। तो सिंपल सी बात है, ये सेक्शन होने की वजह से, आने की वजह से क्या बोला गया भैया, बिना ट्रांसफर करे इनकम करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब लोग, आपको पता है क्या, अगर आपको गलत काम में दिमाग चलाने के लिए बोला जाए ना, तो जितना आपका स्टडी में चलता है ना, उसका 100 गुना फास्टर दिमाग चलेगा आपका गलत काम में, उससे ज्यादा। अब ये सेक्शन आने के बाद पब्लिक दिमाग लगा रहा होगा कैसे बचा जाए। अगर आप होते इस जगह पे तो क्या दिमाग लगाते? ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने किसी को इनकम ट्रांसफर करा और एसेट्स आपके नाम पे ही है, तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी? वो इनकम मानी जाएगी आपकी ही, क्योंकि एसेट्स आपके नाम पे है। तो लोग बाग क्या दिमाग लगाएंगे चोरी करने के लिए? बताइए क्या लगाएंगे माइंड? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर देते हैं। रह ही तो घर में ही रहे, तो अपनी वाइफ को दे देते हैं प्रॉपर्टी। होगा ही नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो पब्लिक ने कुछ और दिमाग लगाया, उसकी वजह से हमारा सेक्शन 61 आया। सेक्शन 61 क्या कहता है? पहले 60 के अंदर ही बात कही गई कि इफ नंबर वन पीछे था केसीए, नंबर 1
नंबर वन ये मान लो एग्जांपल। नंबर दो, इफ एसेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, then income from that assets will be clubbed in the hand of transferor। अब मान लो हुआ ये मिस्टर एक्स है और ये मान लो है मिसेस एक्स। अब इसने अपना प्रॉपर्टी दे दिया, ये प्रॉपर्टी किसको दे दिया, इसके नाम पे कर दिया, और इन्होंने इससे कोई भी पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। अब इसकी इनकम है, कितनी इनकम है, मान लेते हैं 6 लाख, और इसकी इनकम है मान लो 4 लाख। तो नाउ सेक्शन में क्या मेंशन है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो फिर आपकी इनकम होगी। लेकिन इसने क्या बोला, सर अब तो प्रॉपर्टी भी मेरे पास नहीं है। प्रॉपर्टी किसके पास है, वाइफ के पास है। तो ऐसे में बोला गया कि वहां पे कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दीजिए, ये इनकम हम इनकी मान लेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, इनसे पैसे लेने होंगे। अब बोला पैसे लेने हैं, तो वहां बोला गया, मैंने तो कंसिडरेशन लिखा विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने इससे 10 रुपए ले लिया, ठीक है सर देखो मैंने पैसे भी ले लिए और हो गया, बात बन गई। नहीं, आपको पूरे पूरे पैसे 1 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे। अब यहां पे एक पॉइंट बनता है कि यार ये तो बड़ा आसान है, ये क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और ये 1 करोड़ रुपए इसको दे देगी, और गवर्नमेंट के नजरों में क्या आ जाएगा, पैसे भी ले लिए अब तो हमने। लेकिन जब ये 1 करोड़ रुपए लेगा तो इससे गवर्नमेंट पूछेगी तूने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया। एक्स बोलेगा हाँ भाई हाँ मैंने बेच दिया। किसको बेचा, अपनी वाइफ को बेचा। कितने का खरीदा था, बोलेगा ये तो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 10 का खरीदा था। बोला अच्छा बेचा कितने का, 100 लाख का बेचा। तो कितना कमाया, 90 लाख। इस पे दो कैपिटल गेन, इस पे क्या दोगे आप, तो जो भी 90 लाख के ऊपर आपका कैपिटल गेन बनता है वो दे दीजिए। अब यहां पे ये एक और चालाकी कर सकता है, और 90 लाख पे पता है कितना कैपिटल गेन बनेगा, 20% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और 90 लाख पे सीधा सीधा आपका पड़ जाएगा 18 लाख रुपए। अब यहां पे एक चालाकी और की जा सकती है, सर मैंने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी सस्ते में दे दिया, मैं तो 5 लाख रुपए में दे रहा हूं, अब देखो लॉस आ गया मेरा। तो गवर्नमेंट फिर बोलेगी हम निकालते हैं अपना सर्कल रेट। हर गवर्नमेंट के पास हर मकान की कितनी कीमत है वो रजिस्ट्री, पता क्या होता है रजिस्ट्री करवाना, वो रजिस्ट्री के टाइम पे, और एमसीडी वाले हर बार वो सर्कल रेट चेंज होता है। उनको पता है कि इस एरिया की कितनी कीमत होती है, उस कीमत के हिसाब से लगाएंगे। और अगर ऐसा किया ना तो देखो इसने कितने पैसे बचा लिए कम लेके, मतलब अगर मान लेते हैं इसको 5 लाख रुपए का, सपोज करो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है थोड़ा सा लेकिन इतना आएगा नहीं एग्जाम में, मान लो इसने 5 लाख रुपए का मकान बता दिया, तो इसने कितने कम बताए, 1 करोड़ की चीज 5 लाख बता रहा है तो 95 कम बताए, तो गवर्नमेंट इससे 95 लाख पे टैक्स लेगी और बोलेगा तुमने फायदा उठाया कितने का, तुम भी दो 95 लाख का टैक्स। यानी इधर से भी 95 लाख का टैक्स, और इधर से आज के टाइम पे सस्ती प्रॉपर्टी खरीदनी भी गुनाह है। अगर आपने सस्ती प्रॉपर्टी खरीद ली, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, अगर आपने 10 लाख का ले लिया तो गवर्नमेंट बोलेगी 90 लाख पर टैक्स दे, तू सस्ती खरीद रहा है, तू फायदे में है ना, टैक्स दे। और जो सस्ती बेच रहा है उससे भी टैक्स ले लेती है। वो हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। तो यहां पे फंडा क्या आया,
कि अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हो विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ऐसे सिचुएशन में एसेट ट्रांसफरर के हैंड में ही क्लब होने वाला इनकम, ना कि ट्रांसफरी के हाथ में। कुछ ऐसे केसेस हैं, एक्सेप्शन केसेस, जहां पे अगर आप अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तब माना जाएगा कि ये इनकम उन्हीं की है। जैसे आप लीव अपार्ट, डाइवोर्स दे दो अपनी वाइफ को, फिर मकान दे दो, तो बोलेंगे कोई पैसा, क्योंकि डाइवोर्स के केस में बंटवारा हो जाता है कई बार प्रॉपर्टी का, तो दे दिया। तो डाइवोर्स के केस में, यानी लीव, डाइवोर्स के केस में क्या होगा हमारा, पैसे नहीं लिए, तुम्हारी इनकम है। दूसरा, अगर आपने मैरिड डॉटर को दे दिया, डॉटर को दिया और मैरिड है, तब भी माना जाएगा ये उसी की इनकम है, क्योंकि अगर डाइवोर्स हो गया तो उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी लड़की की शादी हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई अधिकार नहीं है, उसके अधिकार उनके घर वालों का, उनकी तरफ से सारा का सारा माना जाएगा। तीसरा, अगर आपने एंगेजमेंट किया, सिर्फ एंगेजमेंट किया, शादी नहीं करी और गिफ्ट दे दिया, तो भी उसी के टैक्सेबल। यानी सिंपल सा इन्होंने लॉजिक लगाया, जहां पे वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, मतलब कि इन द सेंस वो प्रॉपर्टी आपके पास ही है, कहने को पेपर में उसके पास है, लेकिन है सारा करता धरता आप ही, तो भैया आप ही टैक्स, आपके इनकम में ही जोड़ा जाएगा, आपका ही टैक्स माना जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी ऐसा हो गया कि आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो भैया फिर तो वो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वही टैक्सेबल होगा। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, अपनी वाइफ को इसने घर दिया, घर किराए पे दिया, मान लेते अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के बाद इसने घर दिया, तो उस केस के अंदर उसकी वाइफ अलग टैक्स भरती और ये अलग टैक्स भरता, दोनों के एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर था, तो दोनों में से कोई भी टैक्स नहीं देता। अब यहां पे बोला गया यार कंट्रोल और रिस्क वाली बात हो गई, अगर दोस्त को दे दे तो रिस्क है या नहीं है? क्या आप में से कोई अपने दोस्त के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर सकता है? कभी भी नहीं, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, नहीं करेगा। रिस्क है भाई, कल के दिन पता चला वो मुकर गया तो भाई मेरे हाथ से तो पूरी जायदाद चली गई। जब ये सब सोच रहे थे तो जो टैक्स पेयर होता है ना, मैंने कहा ना गलत काम में बहुत स्पीडली दिमाग चलेगा, तो इनका दिमाग पता है कैसे चला, इन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं यार, एक घर है ना, मिस्टर राम ने सोचा ये घर अपने दोस्त को दे देते हैं, ये घर जो है इससे जो रेंट आता है इस घर को दे देते हैं हम, किसको, अपने फ्रेंड को। और जब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, जब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा तो क्या देखेगा वो, इनकम टैक्स ऑफिसर जब आएगा तो ऐसे सिचुएशन में ये देखेगा कि भाई ये घर जो किसको दे दिया इसने, अपने दोस्त को, तो सारा का सारा कंट्रोल इस घर पे किसका है, इसके दोस्त पे, तो इसके हिसाब से टैक्स तो इसके दोस्त को ही भरना चाहिए इस पे। लेकिन इसने प्रॉपर्टी का जब पेपर बनाया वहां कंडीशन डाल दिया कि ये जो घर मैंने अपने दोस्त को दिया वो 2025 की दिवाली तक दिया या होली तक दिया, यानी 2025 के होली तक मैंने उसको अपना घर दे दिया है, कंडीशन लगा दिया। अब जैसे ही 2025 की होली खत्म, किसका हो जाएगा ये घर, वापस से राम के पास आ जाएगा। तो मैं एक एसेट्स दे रहा हूं, लेकिन वो एसेट्स कुछ समय बाद अपने आप ही मेरे पास आ जा रहा है। तो अब इनकम टैक्स वालों को यहां एक सेक्शन बनाना पड़ा। जब ये सिचुएशन आया तो आपको साफ साफ लग रहा होगा यहां टैक्स की चोरी हो रही है।
लग रहा है? मैंने प्रॉपर्टी दे दिया कि भाई ले ले भाई प्रॉपर्टी, 5 साल बाद इस 15 अगस्त को मैं तेरे से वापस ले लूंगा, तो भाई प्रॉपर्टी सिर्फ इतने टाइम के लिए क्यों दिया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहां पे। तो इनकम टैक्स वाले लेके आए सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर। बोला गया कि अगर एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर सर्टेन टाइम के लिए, तो उसे बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। कोई भी प्रॉपर्टी हो, एक सर्टेन टाइम हो, उसको बोला जाएगा रिवोकेबल ट्रांसफर। और इसके ऊपर टैक्स कौन देगा? इसके ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी बनेगी किसकी? ट्रांसफरर की। मान लो अगर राम की इनकम 8 लाख रुपए है, या मान लेते हैं 7 लाख रुपए है, और इसकी इनकम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी तो इसके नाम पे हो गया, लेकिन इसके नाम के ऊपर क्या लग चुका है? एक कंडीशन। तो ये इनकम 5 लाख इसके फ्रेंड मोहन की नहीं मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी? मिस्टर राम की। और राम को ही टैक्स देना पड़ेगा कितने पे? 7 और 5 पूरे 12 लाख के ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? अगर ये डेट नहीं लगाता, सिर्फ प्रॉपर्टी दे देता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता? ऐसे सिचुएशन में मोहन अपना अलग टैक्स भरता और राम अपना अलग टैक्स भरता। लेकिन सिचुएशन में कुछ अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। एक होता है सर्टेन, जो कि होगा और इस डेट पे होगा, आपको पता है। अगर यही प्रॉपर्टी में लिखता कि मैं भाई तुझे दे रहा हूं टिल मैरिज, जब तक तू शादी नहीं करेगा तब तक तेरे घर पे, तेरे नाम पे ये घर रहेगा, जिस दिन तूने शादी करी उस दिन ये घर तेरा नहीं रहेगा, मेरे नाम पे ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, रिवोक कर लूंगा मैं। तो जो शादी है इसकी, क्या सर्टेन है? हो भी सकता है कि मिस्टर मोहन पूरी लाइफ लॉन्ग शादी ना करे, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो ये सर्टेन नहीं है। तो इस केस में अगर ऐसा कोई कंडीशन लगा हुआ है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम पे, तो ये अलग टैक्स भरेगा और ये अलग टैक्स भरेगा। लेकिन मान लो, सपोज करो यहां पे लिखा हुआ टिल डेथ, क्या ये सर्टेन है? कब होगा डेथ इसका? मतलब एक तारीख फिक्स होनी चाहिए, तो ये भी सर्टेन। तो इस केस में भी राम अलग टैक्स भरेगा और मोहन अलग टैक्स भरेगा। लेकिन मान लो इसको फांसी की सजा मिल चुकी है, मान लेते हैं कसाब था, उसको फांसी की सजा मिल गई, तो डेट क्या था? फांसी की सजा में डेथ तो होनी है, लेकिन उस केस में डेट क्या था? फिक्स था, इस दिन तो ये मरेगा पक्का। तो ऐसे सिचुएशन में वो इनकम ट्रांसफरर के हैंड में ही क्लब हो जाएगा। यानी बड़ा सिंपल से सोच के सेक्शन बनाएंगे कि भैया जब भी कोई एसेट्स कोई किसी को देगा और अगर वो एसेट्स वापस मेरे पास आ जाएगा, अगर उसके अंदर सर्टेन है, तब तो भैया जिसके पास वापस आ रहा है उस एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगा उसी में जोड़ दिया जाएगा। इन केस अनसर्टेन है, तो भैया जो जिसके नाम पे एसेट्स गया वही टैक्स देगा, और मेरे नाम पे है तो मैं ही टैक्स दूंगा। तो मेरे नाम पे है तो मैं ही टैक्स दूंगा। ये कौन कहता है सर? सेक्शन 61। हमने अभी 2 सेक्शन देखा, सेक्शन 60 और सेक्शन 61। सेक्शन 60 क्या कहता है कि एनी इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट शैल बी क्लब इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। सेक्शन 61 कहता है एनी एसेट ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आइए ये 2 सेक्शन पहले हमने एक बार पढ़ ले, 2 सेक्शन हम पढ़ लेते हैं पहले। करिए आप, ये पेपर में कितनी बार आया है।
2010 10 में आया रेगुलर में, कॉरस्पॉन्डेंस में, फिर रेगुलर में, फिर रेगुलर में। और बहुत सारे डेट्स तो लिखे नहीं मैंने इसमें, मैंने कहा इतने डेट लिख दूंगा तो बस डेट ही डेट रह जाएगा और कुछ रहेगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, चलिए यहीं तक है, पढ़ते हैं। जो बातें हमने अभी देखा वो सारी बातें बस यहां पे लिखा हुआ है, जो कि आपको थोड़ा सा बस ध्यान लगा के पढ़ना है। पहला पॉइंट, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड इन द एसएससी टोटल इनकम। कब कब दूसरे पर्सन की इनकम भी हमारे इनकम में जोड़ दिया जाता है? इन केस ऑफ एसएससी टोटल इनकम इंक्लूड कौन कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कौन से सेक्शन में कही गई बात? ये 60 में। तो सर हमारे पेपर में आएगा कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो हम यही लिख के छोड़ेंगे? नहीं, इसके साथ आपको 2 से 3 अपने एग्जाम्पल बना के लिखने होंगे कि राम ने इसको ऐसे ऐसे घर दिया, जो मैं बता रहा था, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा है हमारा कौन सा ट्रांसफर? रिवोकेबल ट्रांसफर। कौन सा है? सेक्शन 61 है ये 3 नहीं है, सेक्शन 61 है। रिवोकेबल ट्रांसफर मीन ट्रांसफर विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगा। दैट ट्रांसफर वाइल मेकिंग ट्रांसफर मे गेट बैक, जब वापस आ जाए ऑनरशिप ट्रांसफर एसेट्स। क्या कहने का मतलब है? जो एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया है वो एसेट्स हमारे पास वापसी आ जाए। और इन इनकम ओवर द होल एनी पार्ट ऑफ इनकम एसेट्स, या तो सारा इनकम या कोई पार्ट ऑफ एसेट्स, या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, द इनकम फ्रॉम सच एन एसेट्स, और इस तरीके की एसेट्स इनकम में आपका अपेरेंटली बिलोंग्स टू ट्रांसफरी बट इट विल बी इंक्लूड इन द ट्रांसफर इनकम। ये इनकम बिलोंग्स तो कर रहा है किससे? ट्रांसफरी से, लेकिन ये इनकम जोड़ दिया जाएगा किसमें? ट्रांसफरर में जोड़ दिया जाएगा। ट्रांसफरर समझ में आ रहा है? इट मे बी नोटेड दैट इवन एन significant insignificant part of income out of the transferred assets, the benefit of the transferor whole of income shall include in the income of transferor। ये चुन्नी लाल और का केस है, आपका आगे केस स्टडी भी आएगा कि क्या क्या केस स्टडी हुए थे, कब कोर्ट में जज ने क्या फैसला सुनाया था, तो लास्ट में हम पढ़ते हैं वो केस स्टडी। एक्सेप्शन केस क्या कहता है ये केस स्टडी में? इन केस फॉलोइंग इनकम ऑफ एसेट्स हुज ट्रांसफर रिवोकेबल नॉट इंक्लूड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। मतलब वो एसेट्स ऐसा तो है जो वापस मिल सकता है, लेकिन उसको हम रिवोकेबल एसेट्स ही नहीं मानेंगे। इन केस ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल एसेट्स लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। मतलब हमने कोई ट्रस्ट है, जैसे हिंदू अनडिवाइड फैमिली है, या फिर टाटा ट्रस्ट मान लो, जैसे कि टाटा के जाने के बाद टाटा के एसेट्स उसके ट्रस्ट को चला जाएगा ऑटोमेटिक। एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक ट्रस्ट होता है, वो बोलते हैं भाई ये एसेट्स तेरे को दिया और जिस दिन तेरी डेथ होगी मैं ले लूंगा वापस, या कुछ कंडीशन लगा रखा। तो जब कभी भी कोई ट्रस्ट होगा तो उस केस में नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी अदर ट्रांसफर द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी। मैंने लाइफ टाइम तक आपसे कोई एसेट्स नहीं लूंगा, जो मैं बोल रहा था कि भैया आपके लाइफ टाइम तक ये रहेगा, तो ये भी रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा ये। इन केस ऑफ ट्रांसफर मेड बिफोर 1/4/1961, उससे पहले कानून ही नहीं था, द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल एक्सीडिंग 6 ईयर, देन अबव एक्सेप्शन आर एप्लीकेबल प्रोवाइड टू द ट्रांसफरर। मतलब 1961 से पहले ये कानून तो था नहीं, देखो मतलब कानून तो था, ये सेक्शन नहीं था, तो वहां पे कंडीशन कुछ और थी। तो अगर उससे पहले किसी ने ट्रांसफर किया हो तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये कहना है। जो ये 3 पॉइंट्स पढ़ा है, ये 3 पॉइंट क्या कहता है कि एसेट्स रिवोकेबल ट्रांसफर आपका
नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो बात आप? तो अभी हमने दो सेक्शन देखा सर, सेक्शन 60 और सेक्शन 61। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। सेक्शन 60 और सेक्शन 61, किसी स्टूडेंट को यहां तक डाउट है तो बताइए। दो सेक्शन क्लियर है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस सेक्शन को अपने टेनियर से या अपने किताब से अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कल फिर से क्लास होगी आपकी इनकम टैक्स की 7:30 बजे जो बैच रहता है, और कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आपका। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार आप पढ़ लेंगे। कल हमारा होगा कि हस्बैंड वाइफ अगर एक जगह जॉब करते हैं तो कैसा रहेगा, किसी बच्चे का क्लबिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर होगा। तो आज हमने दो सेक्शन कवर किया, कल बाकी के एक दो सेक्शन और कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डिडक्शन स्टार्ट कर लेंगे या अदर सोर्स, वो भी एक एक दो दो दिन के हैं। तो अब आपको थोड़ा सा स्पीड नजर आएगा कि हाँ अब चैप्टर खत्म हो रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था यार चैप्टर रुक से गए, स्टार्ट तो होता है लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ बच्चों को लग रहा था। लेकिन अब देखो कल एक चैप्टर और आपका फिनिश्ड हो जाएगा। फिर मैं कल चैप्टर भी लिख दूंगा और कौन कौन से चैप्टर आपके हो गए और कौन कौन से कितना समय लगने वाला है वो भी लिख दूंगा। मेरा टारगेट है 15 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, चाहे मुझे रेगुलर क्लास लेना चाहे दिन में 2 बार क्लास लेना जाए। फिर 15 नवंबर के बाद एक रिवीजन टाइप का चलेगा तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसमें पूछने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं कि क्या डाउट है क्या नहीं है। ठीक है सर, एक्सीडिंग 6 ईयर का मीन्स क्या है? 6 ईयर का मीन जो थर्ड पॉइंट था ना, बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें से कहता है इन केस ऑफ ट्रांसफर एक चार द ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ट्रांसफर पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर। मतलब अगर मैंने बोला कि तुम्हें 7 साल के लिए घर दे दिया, आज से, आज 2000 क्या चल रहा है 24 और 2032 तक, ये दिवाली वाले दिन तक आपके पास है, तो सर्टेन डेट भी है। तो 6 साल से एक्सीड हो गया तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कहती थी भैया 6 साल से ज्यादा होगा ना तो हम मान लेते हैं रिवोकेबल नहीं है। तो वो 6 ईयर से एक्सीडिंग होगा तो रिवोकेबल नहीं है। अगर मैं बोलता कि 2026 तक तो बोलती थी रिवोकेबल है। लेकिन देखा गया कि यहां पे भी बहुत ज्यादा धांधलेबाजी होने लगी तो गवर्नमेंट ने अब हटा दिया है वैसे ये। अब देखो कब ये ट्रांसफर 1961 से पहले जिन्होंने किया होगा अब तो वो जिंदा भी नहीं होंगे, उनकी टैक्स लाइबिलिटी कहां बनेगी, बस दे रखा है, बाकी तो मेन तो 2 ही पॉइंट है। ठीक है ना, चलिए। प्रगति का कहना है फ्रॉम नवंबर का नहीं, मैं अभी आपको बता दूं कि कैसे कैसे पढ़ना है। कल मैं इस पे स्टडी प्लान, जैसे कल क्लास होगी, क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास है 7:30 बजे, कल जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि कौन से चैप्टर हो गए और आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी गुड नाइट, टेक केयर। और आप सारा का सारा सिलेबस साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हालांकि मैंने 10 ईयर में डाला हुआ है।